नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ हूं और आज अब तक टीवी चैनल पर हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और समाज तीनों को गहरे सोचने पर मजबूर कर रहा है। बरेली में 12 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी का मामला सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल खड़े करता है। आज की इस विशेष चर्चा में हम एक ऐसे सवाल को उठाने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और समाज तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मामला सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई में एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं या फिर हमारी धर्मनिरपेक्षता सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। इस घटना की गूंज दिल्ली की संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की गलियों तक सुनाई दे रही है। आइए पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहम्मदगंज गांव में एक खाली मकान में कुछ लोग जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे। ये मकान हसीन खान नाम के एक व्यक्ति का था और कई हफ्तों से यहां अस्थायी तौर पर नमाज पढ़ी जा रही थी। ये एक सामान्य धार्मिक गतिविधि थी, जैसी हमारे देश में हजारों साल से होती आई है। मकान में कोई स्थायी इंतजाम नहीं था, बस कुछ चटाई बिछाकर लोग अपनी डेली प्रेयर करते थे। वहां कोई लाउडस्पीकर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस कुछ स्थानीय लोग जो अपने धर्म के अनुसार अपनी इबादत कर रहे थे। लेकिन जब स्थानीय हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और पुलिस को शिकायत की, तो पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस घटना की शुरुआत एक 31 सेकंड के वीडियो से हुई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि लोग शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे थे। कोई शोर नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई उकसाने वाली गतिविधि नहीं थी। बस कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार अपनी डेली प्रेयर कर रहे थे। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे ये लोग अपनी चादरें बिछाकर एक सीधी लाइन में खड़े होकर बिल्कुल शांति से अपनी नमाज अदा कर रहे थे। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से प्रॉब्लमेटिक हो। लेकिन इस वीडियो ने एक ऐसी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों के पास नमाज पढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के कोई भी नई धार्मिक गतिविधि या सभा करना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी गतिविधियां दोबारा दोहराई गईं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार ये मकान विवादित था और कई हफ्तों से यहां टेम्परेरी मदरसा की तरह इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस का तर्क था कि चूंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस गैदरिंग थी, इसलिए इसके लिए प्रॉपर परमिशंस की जरूरत थी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में किसी निजी मकान में नमाज पढ़ने के लिए अनुमति की जरूरत होती है? हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में साफ लिखा है कि सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। यह अधिकार सिर्फ पब्लिक प्लेसेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्पेसेस में भी लागू होता है। फिर यह कैसे हो सकता है कि शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करना अपराध बन जाए? यह घटना उस समय हुई जब पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक मुद्दों को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में ही हमने देखा है कि कैसे संभल में मस्जिदों का सर्वे हुआ, कैसे ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट केसेस चल रहे हैं और कैसे मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर विवाद है। इन सभी घटनाओं के बीच बरेली की यह घटना एक पैटर्न दिखाती है जो चिंताजनक है। यह पैटर्न दिखाता है कि कैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूटीन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी क्वेश्चनेबल बनाया जा रहा है। इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखे हमले किए हैं। पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह धार्मिक भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण है। उनका कहना है कि जब हिंदू संगठन चर्चों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या बजरंग दल की तरफ से उकसाने वाली गतिविधियां होती हैं तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। ये डबल स्टैंडर्ड की नीति है जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह सिलसिला अगर जारी रहा तो ये देश की सेक्युलर फैब्रिक को सीरियसली डैमेज कर देगा। कांग्रेस के नेताओं ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, बल्कि सिस्टमैटिक टारगेटिंग है। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का क्लियर एग्जाम्पल है। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि कैसे योगी सरकार माइनॉरिटीज को सिस्टमैटिकली हरेस कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपनी चिंता जताई है और कहा है कि यह उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का क्लियर एग्जाम्पल है। यह घटना अकेली नहीं है,
हाल ही में प्रयागराज में शंकराचार्य के अनुयायियों के बीच झड़प हुई थी। मध्य प्रदेश में एक स्कूल को गिराया गया था। ये सभी घटनाएं एक पैटर्न दिखाती हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह की तरफ इशारा करती हैं। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और कैसे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिस्टमैटिकली वायलेट किया जा रहा है। इस पैटर्न में कंसिस्टेंसी दिखाई देती है जो सजेस्ट करती है कि ये कोई रैंडम इंसिडेंट्स नहीं है बल्कि एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई वाकई में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एहतियाती कार्रवाई की थी क्योंकि कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर कुछ लोग किसी धार्मिक गतिविधि पर आपत्ति जताते हैं तो क्या उस गतिविधि को रोक देना चाहिए? क्या मेजॉरिटी की आपत्ति माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ओवरराइड कर सकती है? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हमारे डेमोक्रेसी की बुनियाद से जुड़ा है। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ धारा 107 और 116 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं शांति भंग करने और पोटेंशियल ब्रीच ऑफ पीस से जुड़ी हैं। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद सभी को जमानत मिल गई है। 3 अन्य लोग फरार हैं जिनमें मकान मालिक हसीन खान, इमाम नौशाद और सलमान नाम का एक व्यक्ति शामिल है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। ये इंटरेस्टिंग है कि जो लोग सिर्फ नमाज पढ़ रहे थे उन्हें भी पोटेंशियल ट्रबल मेकर्स की तरह ट्रीट किया गया। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए एक समान है? अगर हम देखें तो हिंदू त्योहारों के दौरान सड़कों पर, पार्कों में, यहाँ तक कि निजी जगहों पर भी धार्मिक गतिविधियां होती रहती हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान हजारों पंडाल लगते हैं। दुर्गा पूजा के समय पब्लिक स्पेसेस का इस्तेमाल होता है। नवरात्रि में रात भर गरबा और डांडिया होता है। क्या उन सभी के लिए अनुमति ली जाती है? क्या हर छोटी पूजा, हर आरती, हर भजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है? ये सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट का क्लियर केस लगता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बरेली में ही पिछले साल दिवाली के दौरान कई जगह बिना परमिशन के फायरवर्क्स चलाए गए थे, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। होली के दौरान पब्लिक प्लेसेस पर कलर्स फेंके जाते हैं, लेकिन कोई परमिशन नहीं ली जाती। करवा चौथ के दिन हजारों महिलाएं छतों पर चांद देखकर पूजा करती हैं, कोई परमिशन नहीं चाहिए। छठ पूजा के दौरान नदियों और तालाबों के किनारे बिना परमिशन के पूजा होती है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट क्यों है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। उनका कहना है कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। लेकिन बरेली की ये घटना इस दावे पर सवाल खड़े करती है। अगर वाकई में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं तो फिर शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने वाले लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या ये सिक्योरिटी है या फिर सिस्टमेटिक हैरेसमेंट है? ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है कि वर्ड्स और एक्शंस के बीच एक गैप है। ये घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ते सामुदायिक तनाव की तरफ भी इशारा करती है। पिछले कुछ सालों में राज्य में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें धार्मिक आधार पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। लव जिहाद के नाम पर बनाए गए कानून, धर्मांतरण रोधी अध्यादेश और अब निजी मकान में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी, ये सभी घटनाएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। ये दिशा है माइनॉरिटीज को सिस्टमैटिकली टारगेट करने की। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया जा रहा है। पिछले साल ही हमने देखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के नाम पर कई मुस्लिम फैमिलीज के घर गिराए गए थे। ये कहा गया था कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन सवाल यह था कि क्या सभी इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस को टारगेट किया गया या सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज के घरों को? यह पैटर्न दिखाता है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है। बुलडोजर जस्टिस का ये कॉन्सेप्ट ही प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस को बाईपास करता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे सामुदायिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन यह सवाल ये है कि क्या ये नियम सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होता है? क्या हिंदू फेस्टिवल्स के दौरान भी यही स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है? ये भी देखना होगा कि क्या ये अप्रोच एक्चुअली कम्युनल हार्मनी बढ़ाती है या घटाती है। अगर हम इस मामले को कानूनी नजरिए से देखें तो संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय की जाती है। इन संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर बरेली की कार्रवाई कितनी उचित है, ये एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट है और इसे आर्बिट्रेरीली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता।
शिरूर मठ केस में कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता में वर्शिप करने का अधिकार भी शामिल है। राटीलाल पनाचंद गांधी वीएस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में कोर्ट ने कहा था कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। यह भी स्टैब्लिश हुआ है कि रिलीजियस फ्रीडम में प्राइवेट वर्शिप का अधिकार भी इंक्लूडेड है। इस घटना का एक और पहलू यह है कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे थे। कोई हिंसा नहीं थी, कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई उकसाने वाली गतिविधि नहीं थी। फिर भी पुलिस ने इसे शांति भंग का मामला बनाया। ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया के जमाने में भी पीसफुल रिलीजियस एक्टिविटीज को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। यह भी दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है। हैशटैग जैसे बरेली नमाज अरेस्ट और आर्टिकल 25 वायलेशन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। यह दिखाता है कि यह मामला सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी चल रही है, जहां लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोट कर रहे हैं और इस एक्शन की लीगलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को लेकर एक अलग माहौल बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, मथुरा की शाही ईदगाह का मुद्दा हो, या फिर संभल में मस्जिदों की सर्वे की मांग हो, हर जगह एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। यह पैटर्न है हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस के नाम पर प्रेजेंट को टारगेट करने का। यह पैटर्न है पास्ट के नाम पर प्रेजेंट की माइनॉरिटीज को हैरेस करने का। यह अप्रोच फंडामेंटली फ्लॉड है, क्योंकि यह प्रेजेंट जनरेशन को पास्ट की एलिजिड रॉन्ग्स के लिए पनिश करता है। प्लेसेस एक्ट के मतलब में आता है, देखो मेरा ये समझना है, जो आपने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में साफ लिखा है कि इंडिपेंडेंस के समय जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे उनका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हर दिन कोई ना कोई नया केस आता है। अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी, मथुरा और कई अन्य जगहों पर डिस्प्यूट्स खड़े किए जा रहे हैं। इस माहौल में बरेली की घटना और भी चिंताजनक हो जाती है। यह दिखाता है कि कैसे एक सिस्टमैटिक कैंपेन चल रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सब योगी सरकार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि ये इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद है हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करना। लेकिन सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि वे सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। ये डिबेट डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर माइनॉरिटीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर पड़ता है। इस पूरे मामले में एक और चिंताजनक बात यह है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जैसे ही शिकायत मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह दिखाता है कि प्रशासन में खास तरह की मानसिकता है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले में अधिक सख्त है। यह भी दिखाता है कि कैसे कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट किए बिना ही एक्शन ले लिया जाता है। यह अप्रोच ड्यू प्रोसेस को वायलेट करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह घटना सिर्फ बरेली तक सीमित है या फिर यह उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नीति का हिस्सा है। अगर यह एक बड़ी नीति का हिस्सा है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ऐसी और भी घटनाएं हो सकती हैं। और अगर यह सिर्फ एक स्थानीय घटना है तो फिर सवाल यह है कि स्थानीय प्रशासन इतना संवेदनशील क्यों है। क्या लोकल पुलिस को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? यह पैटर्न एनालिसिस की जरूरत है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने नमाज का विरोध किया था। यह दिखाता है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता कम हो रही है। पहले ऐसे मामलों में आपसी बातचीत से समाधान निकाला जाता था, लेकिन अब तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे सोशल फैब्रिक कमजोर हो रहा है और कैसे कम्युनल हार्मनी में गिरावट आ रही है। यह भी दिखाता है कि कैसे इनटॉलरेंस को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। यह भी चिंताजनक है कि जो लोग कंप्लेंट कर रहे थे उन्होंने पहले मकान मालिक से बात करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने डायरेक्टली पुलिस को कॉल किया। यह दिखाता है कि कैसे डायलॉग की कल्चर कम हो रही है और कैसे कॉन्फ्रंटेशन की कल्चर बढ़ रही है। पहले ऐसे मामलों में कम्युनिटी लीडर्स मिलकर बात करते थे, लेकिन अब यह ट्रेंड है कि तुरंत अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। यह घटना भारत की धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा भी है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और यहां सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक धर्म के लोगों को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़े तो यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को स्लोली अंडरमाइन किया जा रहा है। यह एक स्लिपरी स्लोप है जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। नेहरू ने कहा था कि भारत की असली स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी में है। गांधी जी ने कहा था कि सभी धर्म अलग अलग रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय यह इंश्योर किया था कि सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन मिले। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैसे इन वैल्यूज को स्लोली इरोड किया जा रहा है। ये इरोजन ग्रेजुअल है लेकिन सिस्टमैटिक।
इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कुछ मीडिया चैनलों ने इसे सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला बताया है, जबकि कुछ ने इसे धार्मिक भेदभाव का मामला बताया है। ये दिखाता है कि मीडिया भी इस मुद्दे पर बटा हुआ है। यह भी दिखाता है कि कैसे सेम इंसिडेंट को डिफरेंट वेज में प्रेजेंट किया जा सकता है। ये मीडिया पोलराइजेशन का भी एग्जाम्पल है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर हीटेड डिबेट्स हो रही हैं। कुछ लोग पुलिस एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन बता रहे हैं। यह पोलराइजेशन दिखाता है कि कैसे हमारा समाज रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड हो रहा है। यह डिजिटल डिवाइड भी है जो फिजिकल डिवाइड को रिफ्लेक्ट करता है। अब समय आ गया है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचें। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ कागजों पर रह जाएगी? क्या हमारे संवैधानिक मूल्य सिर्फ किताबों में रह जाएंगे? ये सवाल सिर्फ बरेली के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे देश के भविष्य के बारे में है। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है जो ये तय करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रांग है या फिर ये स्लोली अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज की तरफ बढ़ रहा है। जब पीसफुल रिलीजियस एक्टिविटीज को भी क्रिमिनलाइज किया जाने लगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है। यह भी दिखाता है कि कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन घटनाओं को देख रही है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने पहले भी इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम की स्थिति पर चिंता जताई है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी कई बार इंडिया में माइनॉरिटीज की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। बरेली की यह घटना इन कंसर्न्स को और मजबूत करती है। यह इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को भी अफेक्ट करता है। बरेली की यह घटना एक आईना है जो हमारे समाज की सच्चाई दिखाती है। यह दिखाती है कि हम कितनी तेजी से एक असहिष्णु समाज बनते जा रहे हैं। यह दिखाती है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जगह कम होती जा रही है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सब कानून के नाम पर हो रहा है। ये लीगल अथॉरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल है। यह घटना यह भी दिखाती है कि कैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। पुलिस को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि कैसे पुलिस भी कम्युनल बायस दिखा रही है। यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। यह इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का भी एग्जाम्पल है। हमें यह समझना होगा कि रिलीजियस फ्रीडम सिर्फ माइनॉरिटीज का मामला नहीं है, यह सभी का मामला है। आज अगर माइनॉरिटीज के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो कल किसी और कम्युनिटी के राइट्स भी वायलेट हो सकते हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज रात 8 बजे से 9 बजे तक अब तक टीवी चैनल पर हम इसी मुद्दे पर खोली और बेबाक चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे प्रशासनिक विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ, धार्मिक प्रतिनिधि और राजनीतिक विश्लेषक। हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस चर्चा में हिस्सा लें और बताएं कि क्या बरेली की कार्रवाई कानून के दायरे में थी या अधिकारों का हनन? क्या ये योगी सरकार का कोई बड़ा निर्देश है या सिर्फ स्थानीय स्तर की कार्रवाई? हमारे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है कि ये मामला सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये एक लार्जर पैटर्न का हिस्सा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को चैलेंज कर रहा है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बरेली का नहीं बल्कि पूरे देश का है। ये मुद्दा हमारे डेमोक्रेसी के भविष्य से जुड़ा है। ये मुद्दा हमारे रिलीजियस हार्मनी से जुड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुद्दा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से जुड़ा है। आइए मिलकर इस पर विचार करें और एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में कदम उठाएं।